नमस्कार। कभी सोचा है कि दूध अचानक खट्टा क्यों हो जाता है? या लोहे पर वो भूरी सी परत मतलब जंग वो क्यों लग जाता है? असल में ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर साइंस। और आज हम इसी साइंस को समझने वाले हैं। देखिए, हम हर दिन अपने चारों तरफ मतलब अनगिनत केमिकल चेंजेस देखते हैं, पर कभी सोचा है कि आखिर सरफेस के नीचे मॉलिक्यूलर लेवल पर चल क्या रहा होता है? इन बदलावों के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए पता लगाते हैं। वेल, इन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने के लिए साइंस को एक कह सकते हैं एक प्रिसाइज लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा तरीका जिससे इस पूरी कहानी को, इस पूरे चेंज को एक्यूरेटली बताया जा सके। तो चलिए, आज के इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये रासायनिक बदलाव आखिर हैं क्या। फिर देखेंगे कि इन्हें लिखते कैसे हैं, मतलब केमिकल इक्वेशंस। इसके बाद समीकरणों को बैलेंस करना सीखेंगे और आखिर में हम अलग-अलग तरह की रिएक्शंस को समझेंगे। तो सबसे पहला कदम जो भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसे एक सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में लिखना। ये बिल्कुल एक सीक्रेट कोड सीखने जैसा है। एक ऐसा कोड जिससे हम नेचर की लैंग्वेज को डिकोड कर सकते हैं। जैसे एक लंबा चौड़ा सेंटेंस है, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। हुफ! इसे हम एक सिंपल वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना सिंपल है। इससे साफ पता चलता है कि शुरू में क्या था, यानी हमारे रिएक्टेंट्स, और आखिर में क्या बना, यानी हमारा प्रोडक्ट। लेकिन हम इसे और भी कंसाइज और पावरफुल बना सकते हैं। कैसे? शब्दों की जगह उनके केमिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके। तो अब ये बन गया Mg+O2 to MgO। ये है केमिकल इक्वेशन का बेसिक्स। इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल क्यों? क्योंकि ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ये बस एक ढांचा है। हाँ, तो ये ढांचा तो बन गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर केमिकल इक्वेशन को, केमिस्ट्री के एक गोल्डन रूल को, एक फंडामेंटल लॉ को फॉलो करना ही पड़ता है। और वो क्या है? चलिए देखते हैं। ये नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में कहें तो रिएक्शन से पहले जितने एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम्स होने चाहिए। नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड। सब कुछ बस रीअरेंज होता है। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, Fe प्लस H2O टू Fe3O4 प्लस H2। ध्यान से देखिए, कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल, एरो के लेफ्ट साइड में देखें तो लोहे यानी आयन का सिर्फ एक एटम है, लेकिन राइट साइड में 3। ये तो उस गोल्डन रूल के खिलाफ हो गया। मतलब ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। ये टेबल भी यही दिखा रही है। देखिए, आयरन यानी Fe के एटम्स लेफ्ट में 1 है, राइट में 3, और ऑक्सीजन यानी O के एटम्स लेफ्ट में 1 है, राइट में 4। हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, पर आयरन और ऑक्सीजन नहीं है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। इसे बैलेंस करने का एक तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। हम फॉर्मूलाज के आगे छोटे छोटे नंबर्स, जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, लगाकर ट्राई करते हैं, तब तक जब तक हर एलिमेंट के एटम्स दोनों तरफ बराबर ना हो जाएं। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को, और आखिर में आयरन को। और वॉला, ये रहा हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। 3Fe प्लस 4H2O shows Fe3O4 प्लस 4H2। अब गिनकर देखिए, दोनों तरफ आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या एकदम बराबर है। अब ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को परफेक्टली फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम केमिकल इक्वेशंस की लैंग्वेज सीख चुके हैं, उन्हें बैलेंस करना भी सीख चुके हैं। तो अब टाइम है ये देखने का कि इस लैंग्वेज में कौन कौन सी अलग अलग तरह की स्टोरीज मतलब रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। थिंक ऑफ इट एज टीम वर्क। और अक्सर इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, गर्मी निकलती है। इसलिए इन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट। सिंपल। अब कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन।
इसमें एक सिंगल कंपाउंड टूटकर मतलब डिकम्पोज होकर दो या ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में बढ़ जाता है। और हाँ, ये अपने आप नहीं होता। बॉन्ड्स तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। क्योंकि इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से किक आउट कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अपनी जगह बना लेता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखिए। जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव लोहा कम रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। सॉल्यूशन का नीला रंग फेड हो जाता है और कील पर कॉपर की एक ब्राउन लेयर जम जाती है। देखा, यही है डिस्प्लेसमेंट। और हमारी लिस्ट में फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो कंपाउंड्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है। मतलब ये सिर्फ पार्टनर बदलना नहीं है, ये तो पार्टनर्स की अदला बदली है। दो कपल्स की तरह जो अपने पार्टनर स्वैप कर लेते हैं। और इस अदला बदली से अक्सर एक कमाल की चीज होती है। एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है। मतलब एक ऐसा सॉलिड जो सॉल्यूशन में घुलता नहीं है। इस सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शंस की दुनिया की एक छोटी सी झलक। चलिए एक बार क्विकली रिकैप करते हैं कि हमने इस जर्नी में क्या क्या सीखा। हमने शुरुआत की थी अपने आसपास होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करने से। फिर हमने केमिकल इक्वेशंस की लैंग्वेज सीखी। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करके इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा। और आखिर में हमने रिएक्शंस को 4 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब अब हम सिर्फ बदलाव देखते नहीं, उन्हें साइंटिफिकली डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या ये पता है कि रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की प्रोसेस जिससे हम सब जिंदा हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इनफैक्ट वो एक एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमारे खाने से मिला ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और एनर्जी रिलीज करता है। वही एनर्जी जिससे हम सब चल फिर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये रिएक्शन इसी पल हम सबके अंदर हो रही है। तो अब जब केमिस्ट्री की ये लैंग्वेज पता चल गई है, तो अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। अगली बार जब किचन में खाना पक रहा हो या किसी पौधे को बढ़ते हुए देखा जाए, तो सोचने वाली बात है कि वहाँ कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी।